हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो बैंक पेंशन अपडेशन है, हमारी आशा केवल और केवल जुडिशियरी से है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। आप ये बिल्कुल भूल जाना कि आपका किसी प्रकार से कोई फायदा आउट ऑफ कोर्ट होगा। मुझे नहीं लगता ये करेंगे, और करेंगे तो हल्का फुल्का करेंगे, क्योंकि जो कोशिश की जा रही है रेगुलेशन को दरकिनार करते हुए इसको निगोशिएशन में खींचने की, ये कुछ नहीं है। ये केवल और केवल एक बनी हुई परपाटी है, और उस निगोशिएशन में दो खाप पंचायतें भाग लेंगी। एक आईबी है, यूएफबीयू, और उनका कंट्रोल मैकेनिज्म है डीएफएस के पास। इस सारी चीज को तब समझ सकते हो कि एक्चुअली में 1966 में पहला आपका बेस सेटलमेंट हुआ, इंडस्ट्री बेस्ड, आईबीए और यूनियन के बीच में। 1966 में एक ही यूनियन थी मेन, एआईबीईए। ईआईबीए का जन्म 1946 में हुआ, और आईबीए का भी 1946 में हुआ। 1946 से लेकर 1966 तक 20 साल तक बैंकों के सेटलमेंट कैसे होते रहे, और उसके बाद फर्स्ट बेस सेटलमेंट के बाद क्या बदल गया। 1966 में जब बेस सेटलमेंट होता है, फर्स्ट बेस सेटलमेंट, उसके 3 साल के बाद ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसका मतलब सीधा साधा यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक तुरंत नहीं हो गया, अभी कहा और अभी हो गया। उसकी एक प्रक्रिया हुई होगी, चर्चाएं हुई होंगी, और उन चर्चाओं को आईबीए को और ईआईबीए को दोनों को पता था कि यदि बैंकों का नेशनलाइजेशन करण हो गया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये करते क्या थे पहले? ये तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि पहला जो बेस सेटलमेंट हुआ था उससे पहले ये क्या करते थे, और फिर बेजेज का निर्धारण होता कैसे था। इसका मतलब प्री बेजेज सेटलमेंट की हिस्ट्री क्या है। और मैं बता दूं आपको, मैं पढ़ के बताऊंगा आईबीए क्या करता था। आईबीए के पास कोई काम नहीं था, एक केवल और केवल एक बाबूगिरी का काम करता था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आ गया था। उसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल बने हुए थे। या तो व्यक्तिगत जो इंडस्ट्री थी या बैंकें थी, प्राइवेट बैंक थे, आपस में मिल करके अपना बेस सेटलमेंट कर लेते थे। नहीं होता था तो ये ट्रिब्यूनल में चला जाता। ट्रिब्यूनल एक प्रकार का कोर्ट ही होता है, मतलब सेमी कोर्ट कह सकते हो उसको। इन कोर्टों में हर बैंकों की तरफ से ये आईबीए वाले जाते थे और पर्टिकुलर बैंक का केस लड़ते थे। ये इनका काम था। अब अंदाज लगा सकते हो कि जब कोर्ट में कोई केस लड़ने जाएगा, पार्टी जब केस लड़ने जाती है तो उसकी क्या हालत होती है। आज दूसरी हालत है, उस समय दूसरी हालत थी। तो ये था इनका काम। तो पहले हम देखेंगे कि ये इससे पहले ने क्या, और ये इसी पोजीशन को रखते हुए, क्योंकि पहले ही हाथ मार गए थे बैठ करके। आईबीए यूनियनों ने पहले ही ये तय कर लिया था कि यदि नेशनल एक्ट आ गया और उसकी शर्त और कंडीशन मान ली गई तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये भिखारी हो जाएंगे। इस भिखारीपन से बचने के लिए इन्होंने बेस सेटलमेंट शुरू किया था। अदरवाइज 1966 से पहले ही बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, लेकिन नेशनलाइजेशन एक्ट को रोकने के लिए ये दोनों के दोनों बने थे, और इसमें सबका सहयोग है। हम देखते हैं पहले क्या था। मैकेनिज्म बिफोर द बाईपार्ट सेटलमेंट के सिस्टम में क्या थी। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट बाईपार्ट सेटलमेंट इन 1996, वेजेज इन सर्विस कंडीशंस ऑफ बैंक एम्प्लॉइज वर प्राइमरीली गवर्न थ्रू किस किस से होती थी। इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत
नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये बने हुए थे। और या तो बैंक जितनी भी बैंक थे अपने आपस में कर्मचारी और एम्प्लॉय के बीच में मिलकर के वो सेटलमेंट हो जाता था, नहीं तो कोर्ट में जैसे केस होता है ऐसे अवार्ड में केस हो जाता, और वहाँ जा करके जो ये IBA वाले थे वहाँ जाकर वो केसों को लड़ा करते थे। ये इनका काम था, ट्रिब्यूनल अवार्ड रादर देन नीगोशिएटेड सेटलमेंट। और ये नीगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं होते थे, ये शुरू हुए 1966 में। हालांकि पार्ट ये इसी का ही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, लेकिन इंडस्ट्रियल अवार्ड हुआ करते थे, नीगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वाइड अवार्ड्स, और जो इंडस्ट्री वाइड अवार्ड्स थे कौन कौन से थे आपने सुना होगा, शास्त्री अवार्ड 1953 में आया, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल अवार्ड 1954 में आया, देसाई अवार्ड 1962 में आया। इंडिविजुअल बैंक सर्विस रूल्स, और इंडिविजुअल बैंक सर्विस रूल थे आज का जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों के लगभग एक जैसे रूल हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन वेन एवर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अज्यूम्ड नेशनल इंपॉर्टेंस, और जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोई राष्ट्रीय महत्व का बन जाता तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाता। दस द सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम जुडिशियल और ट्रिब्यूनल डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेज टू स्ट्रक्चर्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। और ये जो जुडिशियल या ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो इनका पे एंड अलाउंस का निर्धारण होता था, इसकी जगह आ गया आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये सारा का सारा वो एरिया केवल है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही, क्यों कलेक्टिव बार्गेनिंग वहीं होती है। बार्गेनिंग थ्रू बाइप, और ये बाईपार्ट सेटलमेंट आ गए बिटवीन बैंक मैनेजमेंट लेटर थ्रू IBA एंड एम्प्लॉयज। और ये बाईपार्ट सेटलमेंट हो गया किसके बीच में, कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम बैंक और मैनेजमेंट। तो ये जो काम था सब बैंकों का इकट्ठा करके जो IBA किया करता था कोर्टों में अवार्ड के माध्यम से, इसको सब बैंकों ने सोचा कि इसको ऐसा करो, अपनी ओर से तो बड़ा टालो और सारी IBA को दे दो। IBA ने सोचा कि यदि ये चला गया सारा का सारा मैटर नेशनल एक्ट के अनुसार, जब बैंक काम करेंगे सरकार से सलाह होगी और RBI से सरकार से अनुमति होगी, RBI सलाह होगी, लेट बिफोर पिकट, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो इन दोनों ने गुट बना लिया, और ये गुट बनाया IBA और यूनियन ने। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जो चतुर लोग थे उन्होंने अपने अपने यूनियंस खड़े कर लिए। हालांकि शुरू में इनकी लड़ाई रही, और बाद में इनको देखा लड़ाई में कुछ नहीं रखा, तो इनका सारे मिलकर के एक हो गए। और एक हो गई है 2000 शायद ये 2010 में या 9 में या कुछ UFB बन गया इनका। और इससे जो इनको मजा आने लगा और पैसा आने लगा, इन्होंने सोचा कि कुएं में तो जाएं, बैंक पेंशन जिनके लिए हम बने हुए हैं, हम मारेंगे अपने मछली। तो ये तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है कि फर्स्ट सेटलमेंट हुआ 1966 में, और अभी 2024 में 12th बाईपार्ट सेटलमेंट हुआ। तो दोस्तों, इस सब से स्वाभाविक सी बात है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, आदमी हो या ग्रुप हो या एसोसिएशन हो या देश हो या समाज हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति अपना प्रभाव चाहता है, अपना कंट्रोल चाहता है, अपना सुपरविजन चाहता है, अपना मॉनिटरिंग चाहता है। हमारा एक्ट 1970 का 19 सेक्शन 19 1 2 3 4 इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि IBA और हमारे खुद के जो वेलफेयर करने वाले जो लोग थे, वो जा करके IBA से मिल लिए, बैंकों से मिल लिए, और मिल करके उन्होंने एक सिस्टम, एक पद्धति को इवॉल्व कर दिया। और पद्धति है ये निगोशिएशन वाली। ये शुरू से निगोशिएशन नहीं था, ये बैंक लेवल पर ही निगोशिएशन था, इंडस्ट्री वाइड नहीं था। अब ये इंडस्ट्री वाइड हो गया, और सबसे ज़्यादा असर पड़ा पब्लिक सेक्टर बैंकों पर। प्राइवेट बैंक तो अभी भी अपना व्यक्तिगत करते हैं, इवन इन्होंने एक्सरेस तक लागू नहीं किया इनका, ये रोते रहते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों में ये दोनों के दोनों दलाल जो मिले, IBA और UFBU, सिर्फ इसलिए मिले कि इनके हाथ से बेस सेटलमेंट का मुद्दा नहीं छिटक जाए। यदि छिटक गया तो ये जो बड़े बड़े
हवाई जहाज़ों में चलते हैं, बड़े बड़े एसीओ में चलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहीं की नहीं रहेंगी, क्योंकि बैंक चाहते थे ये कि पैसे पे कंट्रोल रहे, और पैसे पे कंट्रोल होता है बेस रहेगा। और यही कारण है ये बैंक पेंशन अपडेशन को रोकते हैं। अब बैंक पेंशन अपडेशन रोकने से सरकार को दो फायदे हो गए, क्योंकि उनको दो ग्रुप मिल गए सहायता करने वाला। पहला फायदा ये हो गया कि जितना भी बैंकों में नुकसान वगैरह होगा, कोई पैसा लेके भागेगा, उसकी भरपाई बैंक पेंशन अपडेशन से हो जाएगी। और नहीं तो गवर्नमेंट की जो स्कीमें चला करती हैं, जिनको स्कीमों को लागू करने का काम मतलब बैंकर्स करते हैं, उनके लिए पैसा बैंक पेंशन अपडेशन न दे करके वहां से बच जाएगा। यानी एक ये सारी की सारी सोची समझी चाल। और अब ये जो काम हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेशन बेस्ड सुनवाई न हो करके इसको कैसे भी करके निगोशिएशन में खींचा जाए, निगोशिएशन में। और निगोशिएशन ये जो करते हैं ना, आरबीआई लाइन, वो कुछ नहीं है, वो निगोशिएशन का पार्ट नहीं, वो उसका पार्ट नहीं है रेगुलेशन का। ये केवल और केवल एक निगोशिएशन की तरफ खींचने के ले जाने की बात हो रही है। और निगोशिएशन आप जानते हो बातचीत। अब बातचीत किस में होगी? इन दलालों के बीच में। दलाल ये चाहते हैं कि हमसे न कहे, जैसे आपने देखा होगा पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था, सरकार ने कोशिश की थी किसान, जो छोटे किसान हैं, उनका जो प्रोडक्ट है जाके मार्केट में बिके। लेकिन पंजाब में जो हुआ और जो दिल्ली में जो कुछ हुआ सिर्फ ये था कि सरकार से जो पैसा आता है सब्सिडी के रूप में, काफ़ी दिन जो वहाँ के आड़तियों के पास पड़ा रहता है, उसका जो इंटरेस्ट खाते हैं, उसका रास्ता बंद हो गया था। और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली सरकार को माफ़ी मांग करके अपना वो लेना पड़ा। तो लगभग यही वही है, इन्होंने माल मार रखा है। और ये इतना आसानी से काम आने वाले नहीं है। ये कोशिश होगी पूरी कि बैंक पेंशन अपडेशन नहीं हो जाए। अब केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट पर हमारी निगाह है, आशा है, हाथ में तो कुछ है नहीं। और केवल ये एक ही चीज़ से घबराए हुए, उनको पता है कि रेगुलेशन है, अच्छी तरह से जानते हैं। और जो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी दिया है, उससे घबराए हुए हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।